नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है केवीएस एग्जाम की। अच्छा से करते रहिए तैयारी। जो दोस्त लोग जैसे के लिए अप्लाई किए हैं और स्पेशल नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, आप लोग इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियो को अच्छा से देखते रहें। आपको एग्जाम में 100% हेल्प करेगा। ओके दोस्तों, यदि आप हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस और करंट अफेयर्स का एक अच्छा खासा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको यदि ये क्लास अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ओके, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें जीके जीएस आता है तो आपको कंटिन्यू सीक्वेंस से एक पैटर्न पे आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। जितना ज़्यादा हो पाएगा उतना ज़्यादा आपको। ओके दोस्तों, आपके केवीएस के सिलेबस में भी दिया हुआ है, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा, आपका सिलेबस में दिया हुआ है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको टॉपिक वाइज बता दिया जाए। टॉपिक वाइज कहने का मतलब ये है, जैसे कि संसद से जो भी अच्छा क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आपको समझाने के बाद बता दें, एमसीक्यू टाइप में करवा दें। यदि आपको पहले से आता है तो एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। आपको यदि नहीं आता है तो आप सीख लेंगे। ओके, और इसी तरह राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, मौलिक अधिकार से, नीति निर्देशक तत्व से, नागरिकता से, जो भी है, मुख्यमंत्री से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको अच्छा से करवा देंगे। जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो आपको करवा देंगे। जो भी संशोधन हुआ है, अनुसूची है, सब कुछ आपको अच्छा से करवाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जीके का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, सीमित क्षेत्र नहीं है कि आपको इतना तक बता दिया जाए और बस हो गया। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा और आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। दोस्तों इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का पार्ट 1, और ये पार्ट 1 में जो टॉपिक हम लोग लिए हैं वो संसद लिए हैं, पार्लियामेंट। ओके, तो इसी से रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और एमसीक्यू टाइप में प्रैक्टिस करेंगे। और इसी पे कंटिन्यू 1-2 वीडियो पहले संसद पे ला देंगे, उसके बाद राष्ट्रपति पे, मौलिक अधिकार पे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर ला के आपको अच्छा से करवा देंगे। ओके, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक संसद। ओके, और इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे, एमसीक्यू टाइप में करवाएंगे। और उससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि संसद क्या होता है। भारत में जो कामकाज होता है, विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है और न्यायपालिका होता है। ओके, कहने का मतलब ये है कि भारत का जो कानून व्यवस्था है, भारत का जो शासन प्रशासन चलता है, इसी तीनों के आधार पे चलता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के ऊपर चलता है। विधायिका का क्या काम है दोस्तों? कानून बनाना। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। कार्यपालिका का क्या काम है कि विधायिका जो कानून बनाएगा इसके अनुसार काम करना, वो कार्यपालिका का काम है। और न्यायपालिका का क्या काम है कि ये कानून के अनुसार कार्यपालिका काम कर रहा है या नहीं, यही देखना न्यायपालिका का काम है। ओके, तो इसी तीनों के आधार पे भारत का कानून व्यवस्था चलता है। इसी में दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे विधायिका के बारे में। पूरे देश में जो कानून लागू होता है वो संसद बनाती है। ओके, संसद का कानून देश भर में लागू होता है। इसी के ऊपर आज हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 79 में संसद की व्यवस्था की गई है। और ये संसद के अंतर्गत दोस्तों 2 सदन होती है। ओके, आपको जब पूछे संसद में, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा होता है। ओके, आपसे सदन पूछे तब इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आपसे हाउस पूछे यानी कि सदन पूछे कितना सदन होता है, तो 2 सदन होता है। कौन कौन? तो राज्यसभा, ये अनुच्छेद कितना है? 80, और लोकसभा अनुच्छेद 81। तो आप लोग ये तीनों अनुच्छेद को अच्छा से ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में आता है। संसद पूछे तो अनुच्छेद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। ओके, और आपसे कहीं अब ये पूछ दे कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं, इसके कौन कौन अंग होते हैं? तो एक तो हो गया राज्यसभा, एक हो गया लोकसभा, और एक आपका हो गया राष्ट्रपति, जो अनुच्छेद 52 में है ना। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ओके, संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति क्यों आता है दोस्तों? इसलिए आता है कि संसद का काम है कानून बनाना। क्या है? कानून बनाना। और जब तक कानून पे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता है, साइन नहीं होता है, तब तक कानून नहीं बनता है। इसलिए राष्ट्रपति भी संसद के अभिन्न अंग हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। संसद का एक तरह से बेसिक चीज़ हुआ ये। अब आइए हम लोग इस पे एक एक करके
आसान क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन देख लेते हैं और इस पे 1 से 2 वीडियो और लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बताने का, प्रैक्टिस कराने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में काम देगा, ऐसा नहीं कि ओनली केवीएस के लिए है। आप यदि एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सभी में जीके अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है, पीटी में भी, मेंस में भी, है ना। एसएससी एमटीएस में तो अब आपका इंग्लिश और जीके पे ही जॉब होगा, है ना। तो दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, और आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कितना सही हुआ, पहले से आपको कितना पता था। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है, यानी कि भारत का जो संसदीय शासन प्रणाली है वो कहां से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन है अमेरिकी संविधान, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान, अंतिम ऑप्शन है स्विस संविधान। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, भारत का संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि भारत का जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि ब्रिटिश संविधान से। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन है सीनेट, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड, विधानसभा। तो दोस्तों भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा को। राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। इसको वृद्ध सभा भी कहा जाता है, इसको बुजुर्गों की सभा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एजेड सांसद बैठे होते हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 80, है ना, 80 आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, निम्न सदन, और हिंदी में लिखेगा इसको राज्यसभा को उच्च सदन। ओके, तो आप लोग इस सभी बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे, राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन। ओके, अपर हाउस, लोअर हाउस। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए। संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है, आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 93। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 93 में ये कहा गया है लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो आपका ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति, संसद का वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो होते हैं वो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, और ये संयुक्त सत्र उस समय बुलाया जाता है जब मान लीजिए कि कोई कानून बनाने में दोनों सदन में असहमति हो, सहमति नहीं बन रही हो। उस समय राष्ट्रपति क्या करते हैं कि संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, उसमें लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदनों के सदस्य जो होते हैं वो उसमें उपस्थित होते हैं। उसके बाद उस पर चर्चा होती है और कानून को पास कराया जाता है। ओके, तो उस संयुक्त सत्र जो होता है उसका अध्यक्षता कौन करता है, तो उसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 118 के 4। ओके, आपसे अनुच्छेद पूछे कि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, तो 118 के 4। और कहीं आपसे ये पूछ दे संसद के संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। ओके, कोई विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति रहे तो उस स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुलाते हैं, उसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करते हैं। ओके, चलिए तो आप लोग इस सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, सभी बातें इंपॉर्टेंट है। ओके, 5 नंबर क्या है दोस्तों, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है। आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अध्यक्ष। ओके, कौन सा प्रश्न स्वीकार किया जाए ये डिसीजन लेने का काम अध्यक्ष का होता है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति जो होते हैं यानी कि उपराष्ट्रपति, है ना, उनका काम होता है ये डिसीजन लेना कि कौन सा क्वेश्चन को स्वीकार किया जाए। सदस्य लोग जो प्रश्न पूछना चाहते हैं ये अध्यक्ष के ऊपर होता है लोकसभा में कौन से क्वेश्चन को, प्रश्न को स्वीकार किया जाए। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर क्या है दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है, यानी कि कौन सी समिति कैग के रिपोर्ट की भी जांच कर सकता है। तो आपका ऑप्शन है आंकलन समिति, परवर समिति, लोकलेखा समिति, अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें।
दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोक लेखा समिति। ओके, लोक लेखा समिति कैग के रिपोर्ट की भी जांच करती है और इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये जो आंकलन समिति होती है इसको प्रांकलन समिति भी कहा जाता है। ओके, इसमें 30 मेंबर होते हैं और सभी के सभी लोकसभा के होते हैं। आप लोग इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या है दोस्तों, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, यानी कि संसदीय समिति सब जो होती है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं। तो आपका ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, अंतिम ऑप्शन है राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ओके, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और जो भी संसदीय समिति होती है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। ओके, तो आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं, 22, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा के। ओके, और लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होता है वही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। ओके, चलिए तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या है दोस्तों, लोकसभा की सभी संसदीय समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। सेम क्वेश्चन है, पहला वाला आपका ओनली लोक लेखा पूछा था और इसमें सभी संसदीय समिति पूछ दिया, तो इसका भी आंसर सेम होगा। संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है, यानी कि कार्यकाल कितना होता है। आपका ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 वर्ष, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछेगा राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, यह एक अस्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता है राज्यसभा का। ओके, तो आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या है दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन है 20 वर्ष, 30 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और यहीं पे आपको पूछ देता लोकसभा का सदस्य बनने का, तो 25 वर्ष। ओके, यानी कि आप 25 वर्ष में लोकसभा का मेंबर बन सकते हैं और यदि आपको जीतने वाली पार्टी जिसको ज़्यादा सीट आएगा वो आपको अपना नेता चुन लिया तो आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, है ना। यानी कि 25 साल में आप सीधा प्रधानमंत्री। काश ऐसा दिन आप लोगों के लिए आए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या है दोस्तों, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, अंतिम ऑप्शन है संसद और विधानसभाएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे और स्पेशल आपको नागरिकता भी पूरा पढ़ा देंगे, उसमें जितना इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको बता देंगे। उसका जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है वो भी आपको अच्छा से पढ़ा देंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या है दोस्तों, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। तो आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, अंतिम ऑप्शन है संसद। तो भारत में यदि कोई नया राज्य बनाना है, स्टेट या फिर कोई बाहर से नया राज्य मिलाना है तो इसकी स्वीकृति कौन देता है। आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये काम संसद का होता है। नए राज्यों की स्वीकृति संसद के द्वारा दी जाती है और इसका अनुच्छेद क्या है दोस्तों, जब बाहर से कोई राज्य को मिलाना हो तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ये काम की जाती है। कोई राज्य को भारत में मिलाना हो तो अनुच्छेद 2 के तहत वो काम किया जाएगा और यदि अपने भारत के अंतर्गत जो राज्य है उसको अलग अलग करने का या फिर 2 राज्यों को एक राज्य करने का, ये सभी काम अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो आपका ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है, तो ये संसद को प्राप्त है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे और अखिल भारतीय सेवाओं को जो सृजन किया जाता है अनुच्छेद 312 के 1 के तहत। ओके, तो आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपसे स्पेशल सदन पूछे
इसमें ज़्यादा अधिकार किसको होता है, लोकसभा या राज्यसभा को। अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन करने की अधिक शक्ति किसे प्राप्त है, आंसर जाएगा राज्यसभा को। ओके, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे अच्छा से। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या है दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, अंतिम ऑप्शन है राज्यसभा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, दोस्तों इसका सही आंसर होगा लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, तो 75 के 3। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों, सरकार के मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आपका ऑप्शन है व्यक्तिगत उत्तरदायी, सामूहिक उत्तरदायी, किसी का भी उत्तरदायित्व नहीं, अंतिम ऑप्शन है गैर उत्तरदायित्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सामूहिक उत्तरदायी। जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक कहने का अर्थ हुआ ये, मान लीजिए किसी भी एक मंत्री के अगेंस्ट, मंत्री के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, उसके बाद सभी मंत्री परिषद उसके लिए उत्तरदायी होगा, समस्त मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। ओके, इसीलिए कहा जाता है सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। कोई एक मंत्री के अगेंस्ट भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं पारित होना चाहिए। यदि पारित हो गया तो समस्त मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। ओके, तो आप लोग अच्छा से इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा को खुश करके रखें, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक को पारित होना होता है। यानी कि संसद का जब संयुक्त बैठक होता है तो उसमें कोई विधेयक कैसे पारित होना चाहिए। आपका ऑप्शन है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, अंतिम ऑप्शन है उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। जब किसी विधेयक पे असहमति बन जाती है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, है ना, अनुच्छेद 108 के तहत। तो आप लोग बताइए कि कैसे पारित होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से वो विधेयक पारित होना चाहिए। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्तों, संसद में शामिल हैं। आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, अंतिम ऑप्शन है विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा शामिल होता है। संसद का अनुच्छेद 79, राज्यसभा का 80, लोकसभा का 81 और राष्ट्रपति का 52। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। सदन पूछे तो 2, कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। सेम क्वेश्चन आ गया जो अभी आपको बताए हैं। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। आपका ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो देर नहीं करते हुए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 2। कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लोअर हाउस, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है। आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, अंतिम ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों कानून जो बनता है वो राष्ट्रपति और संसद दोनों के द्वारा ये कानून बनाया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा कोई कानून को पास कर देता है, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो कानून बन जाता है। दोनों सदन पास कर देगा लेकिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो ये कानून नहीं बन सकता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। इसलिए संसद के अभिन्न अंग होते हैं राष्ट्रपति भी, और लोकसभा और राज्यसभा तो होता ही है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन। और इसी तरह का प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करवाने का, जो एक कंसेप्ट के साथ साथ अच्छा प्रैक्टिस भी होगा और आपको ये हर एक एग्जाम में काम देगा। ओके, 20 नंबर क्या खा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों, न तो लोकसभा न ही राज्यसभा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों। तो आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझाते रहेंगे, आपको समझ में भी आएगी और एग्जाम में भी आप तहलका मचा के आइएगा। ओके, तो दोस्तों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।